अगर किसी प्रोविजन को आप पढ़ रहे हो कंपनी लॉ और वहां पर ये बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यूज हुआ है ना कि कंपनी, तो इसका मतलब ये प्रोविजन इंसॉल्वेंट होने के लिए, लेकिन अभी तक उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, उसका कोई डिसीजन नहीं आया है। तो अगर किसी भी पर्सन ने इंसॉल्वेंट होने के लिए अप्लाई भी किया है ना, हर एक डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, हर एक इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से जीएनजी 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोगों को स्टार्ट करना है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने कंपनीज एक्ट 2013 को कंप्लीट किया था। हालांकि एलएलपी पहले, अगर मॉड्यूल के हिसाब से देखोगे तो एलएलपी पहले आता है कंपनीज एक्ट के, लेकिन एलएलपी बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप है। तो इस वजह से हमने पहले पार्टनरशिप पढ़ लिया, फिर कंपनी लॉ पढ़ लिया, तो एलएलपी पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है ना, क्योंकि एलएलपी का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का फीचर और पार्टनरशिप तो अपने आप में है ही एक एक, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस वजह से इसको हम लोग लास्ट में करते हैं, है ना। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे फटाफट से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो देखो, सबसे पहले तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज जो है वो 5 से 6 नंबर का है। 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन इससे 100% आएगा। 100% ये तो है कि एक क्वेश्चन इससे आएगा जरूर। दूसरा देखो, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी किसका फीचर है? लिमिटेड लायबिलिटी है कंपनी का फीचर, ये कंपनी का फीचर है और होती ये पार्टनरशिप है। तो यानी कि कुछ प्रोविजन पार्टनरशिप के भी एप्लीकेबल होते हैं। तो बेसिकली एलएलपी है क्या? एलएलपी है कंपनी प्लस पार्टनरशिप। कंपनी प्लस पार्टनरशिप इज इक्वल टू एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी एक बिजनेस करने का प्लेटफॉर्म है, ये नया प्लेटफॉर्म है 2008। आज की तारीख में एलएलपी अगर देखा जाए ना कि कौन सा ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिसको फॉर्म करना आसान है, जिसको बंद करना आसान है, तो वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और आजकल बहुत तेजी से ये ग्रो अप भी हो रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा रेगुलेशंस बनाई नहीं है, बहुत ज्यादा रेगुलेशंस बनी नहीं है, छोटा सा ही एक्ट है, लेकिन फिर भी आजकल ये बहुत अपने आप में पॉपुलर है। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि एलएलपी में चूंकि बहुत ज्यादा प्रोविजंस नहीं है और गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ज्यादा अमेंडमेंट किए नहीं है, तो अगर एलएलपी के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं बना है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? एलएलपी के लिए अगर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कोई सेक्शन नहीं दिया गया है, कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है, तो वहां पर बेटा कंपनीज एक्ट इसके ऊपर अप्लाई होता है। ये कंपनी लॉ में लिखा भी है और एलएलपी में भी ये चीज लिखी हुई है। जब आप सी इंटर में आ जाओगे ना, सी इंटर में भी इसको आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि अगर कहीं पर कोई चीज मिसिंग है एलएलपी में, तो फिर वहां पर देखा जाएगा कि इसके लिए कंपनीज एक्ट क्या कहता है, कंपनीज एक्ट का ही प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कंपनी के भी फीचर्स हैं, ठीक है। और दूसरा, इसमें कुछ चीजें हैं जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चलती हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर भी कुछ कुछ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलएलपी है क्या? एलएलपी कंपनी प्लस पार्टनरशिप का कॉम्बिनेशन एलएलपी, है ना। अब देखो, एलएलपी की मीनिंग एक बार देख लेते हैं, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। तो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी जितना उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, जितनी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, केवल और केवल उतने की उनकी लायबिलिटी होगी। यहाँ पर उनकी पर्सनल एसेट्स लायबल नहीं होंगी। एलएलपी को जितना भी नुकसान हो जाए वो खुद एलएलपी का होगा। जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी वाला फीचर था ना कंपनी का, तो सेम वही फीचर यहाँ पर एलएलपी के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। तो न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी है विद लिमिटेड लायबिलिटी। अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, बिल्कुल। अलाउ द पार्टनर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। यहां पर भी जैसे पार्टनरशिप में होता है ना कि पार्टनर्स आपस में कुछ भी तय करके पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, तो उसी तरीके से यहां पर भी पार्टनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। पार्टनर्स अपने अकॉर्डिंग इंटरनल स्ट्रक्चर्स को ड्राफ्ट कर सकते हैं। और हर एक चीज के लिए एलएलपी खुद लायबल होगी और उसकी एसेट लायबल होगी। पार्टनर्स की लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होगी। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया ना कि एलएलपी और कंपनी में बहुत सारी सिमिलरिटी हैं,
और अगर कहीं पर एलएलपी एक्ट में कुछ मिसिंग है तो वहां पर कंपनीज एक्ट को उठा करके देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, उसके पीछे वजह है। जब आप सीए इंटर में आओगे ना, तो आप जब कंपनी लॉ पढ़ोगे, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि कंपनी लॉ में बहुत सारी जगह पर वर्ड यूज हुआ है कंपनी, और बहुत सारे प्रोविजंस पे वर्ड यूज हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी प्रोविजन को आप पढ़ रहे हो कंपनी लॉ के और वहां पर ये बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यूज हुआ है ना कि कंपनी, तो इसका मतलब ये प्रोविजन बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में जितनी भी एंटिटीज आती हैं सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर किसी प्रोविजन में कंपनी की जगह पर बॉडी कॉर्पोरेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये प्रोविजन कंपनी के ऊपर तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। कंपनी के साथ में बॉडी कॉर्पोरेट्स की डेफिनेशन में जितनी भी एंटिटीज आती हैं सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो कंपनी लॉ अकेले कंपनी के लिए नहीं है, कंपनी के अलावा और भी एसोसिएशंस के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। इसी वजह से कंपनी लॉ की इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। जैसे पार्टनरशिप में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक्शन 464 है इलीगल एसोसिएशन, वो पार्टनरशिप के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है कि भाई 50 से ज्यादा अगर पार्टनर हैं तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। देखो, तो जो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है ना बेटा, ये कंपनीज एक्ट में दी गई है, लेकिन आपके मॉड्यूल में कंपनी लॉ में नहीं है, ये एलएलपी में दी गई है। ये डेफिनेशन बेसिकली है कंपनी लॉ की, है ना। देखो, तो बॉडी कॉर्पोरेट जो वर्ड है ना, उसमें किसको किसको इंक्लूड किया गया है और किसको किसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो सबसे पहले इंक्लूड में देखते हैं। तो देखो, बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी को भी इंक्लूड किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनीज एक्ट में कहीं पर भी आप बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड पढ़ोगे तो यानी कि ये प्रोविजन बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी इंक्लूड है, यानी कि वो प्रोविजन एलएलपी के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। इसी वजह से एलएलपी एक्ट छोटा है, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजन कंपनी लॉ के हैं जो एलएलपी के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। दूसरा, अगर कोई भी एलएलपी फॉरेन एलएलपी है, यानी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। अगर कोई भी कंपनी फॉरेन कंपनी है, यानी कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है और इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। तो एक बार फटाफट से देखते हैं बॉडी कॉर्पोरेट में किसको किसको इंक्लूड किया जाएगा। अगर कोई भी कंपनी जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है उसको भी किया जाएगा, कोई भी एलएलपी इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है उसको भी किया जाएगा, कोई भी एलएलपी जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हुई है लेकिन इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी करती है, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हुई है, तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। अगर कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर लेकिन इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी करती है कि फॉरेन कंपनी, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, अब किसको किसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा? कॉर्पोरेशन सोल को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया हो। अब बिजनेस देख लेते हैं। तो बिजनेस का मतलब यहां पर बिल्कुल सेम वही है जो हम लोगों ने पार्टनरशिप में पढ़ा था। पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया था ना कि भाई बिजनेस का मतलब केवल ट्रेड नहीं होता है, जो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होता है बिजनेस में, है ना। तो बिजनेस में हर एक तरीके की ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन सबको इंक्लूड किया जाता है। हाँ, अगर किसी एक्टिविटी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है तो फिर उसको नहीं किया जाएगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर, किसी भी एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने मैंडेटरी हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होते हैं अभी इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। अब फॉरेन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी का मतलब बिल्कुल वही है जो फॉरेन कंपनी आप लोगों ने पढ़ी थी। ऐसी कोई भी एलएलपी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई हो, लेकिन वो प्लेस ऑफ बिजनेस उसका इंडिया में, ठीक है, तो ऐसी एलएलपी को बोलेंगे फॉरेन एलएलपी। तो एलएलपी फॉर्म्ड incorporated, registered outside India, establishes a place of business within India. Limited liability partnership. तो देखो, LLP means a partnership formed and registered अंडर LLP एक्ट 2008। तो यहां पर भी पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होता है ना वो पार्टनरशिप वाला होता है। यहां पर भी पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो पार्टनरशिप वाला होता है, लेकिन ये एसोसिएशन रजिस्टर्ड होती है LLP एक्ट 2008 में। पार्टनर्स का मतलब क्या है? जो पार्टनर्स मिल करके LLP को तैयार करते हैं, LLP को रजिस्टर्ड करते हैं, उनको बोला जाता है पार्टनर। तो मीन्स एनी पर्सन हु बिकम अ पार्टनर इन द LLP इन अकॉर्डेंस विद द LLP एग्रीमेंट। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जैसे पार्टनरशिप डीड होती है वैसे ही LLP एग्रीमेंट भी होता है। LLP एग्रीमेंट
जो पार्टनरशिप एलएलपी है, एलएलपी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन या पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज को डिफाइन करता है। तो जैसे पार्टनरशिप डीड होती है वैसे ही एलएलपी एग्रीमेंट भी होता है। तो देखो एनी रिटन एग्रीमेंट, बस एक चीज है यहाँ पर कि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती थी, लेकिन यहां पर ओरल नहीं होगी, यहां पर रिटन होगी। यहां पर रिटन एग्रीमेंट होगा विच डिटरमाइंस द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू दैट एलएलपी। पार्टनर्स के क्या क्या ड्यूटीज होंगे, क्या क्या राइट्स होंगे, उनका एलएलपी के साथ में क्या रिलेशन होगा, उसको डिफाइन करता है एलएलपी अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स। स्मॉल एलएलपी, स्मॉल एलएलपी में आपको बस केवल दो लिमिट याद रखनी है, 40 लाख और 25 लाख। 25-40 ऐसे याद रखना, 25-40, ठीक है। ऐसी कोई भी एलएलपी जिसमें कंट्रीब्यूशन आज की डेट में 25 लाख से ज्यादा नहीं है और साथ में टर्नओवर अगर 40 लाख से ज्यादा नहीं है, तो ऐसी एलएलपी को बोला जाएगा स्मॉल एलएलपी। जैसे स्मॉल कंपनी हम लोगों ने पढ़ी थी ना कि उसमें गवर्नमेंट की एक मैक्सिमम लिमिट है कि गवर्नमेंट उसको कहां तक एक्सटेंड कर सकती है, वो लिमिट है यहां पर 5 करोड़ और 50 करोड़। लेकिन अभी आपके एग्जाम में 25 लाख और 40 लाख ही आएगा। अब जैसे मान लो कोई एलएलपी है जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है 20 लाख, ठीक, और उसका टर्नओवर, ये एंड है बेटा, दोनों चीजें होनी चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। टर्नओवर है इसका 35 लाख, तो ऐसी एलएलपी को बोला जाएगा स्मॉल एलएलपी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इसको बोला जाएगा स्मॉल एलएलपी। ये देखो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बहुत पुराना लॉ है, बहुत पुराना लॉ है, 95-96 ईयर्स हो गए। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है एलएलपी 2008 में, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया गया एलएलपी एक्ट 2008 में। तो जब एक सेपरेट लॉ बना हुआ है तो इसके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। Save as otherwise provided, the provision of the Indian Partnership Act 1932 shall not apply to a LLP. पार्टनर्स, अब देखो पार्टनर्स की डेफिनेशन, पार्टनर्स कौन हो सकते हैं? पार्टनर्स कोई भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकते हैं। इंडिविजुअल का मतलब हम लोग जो नेचुरल पर्सन है, और आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, है ना। तो एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में भी या पार्टनर, तो बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पर वर्ड आया ना, तो अभी हम लोग पढ़ करके आए कि बॉडी कॉर्पोरेट में किसको किसको इंक्लूड किया जाएगा? कंपनी, एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, फॉरेन कंपनी, है ना। तो ये लोग भी पार्टनर बन सकते हैं। हाउएवर एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर। तो इंडिविजुअल्स की कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस है, इंडिविजुअल्स की यानी कि नेचुरल पर्सन की कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन है तो वो नेचुरल पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता। सबसे पहले तो अगर कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो फिर वो पार्टनर नहीं बन सकता। अगर कोई भी पर्सन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, यानी कि वो इंसॉल्वेंट है और उसकी इंसॉल्वेंसी अभी तक खत्म नहीं हुई है, तो वो पर्सन भी इंसॉल्वेंट पार्टनर नहीं बन सकता। और अगर किसी पर्सन ने कोर्ट में अभी अप्लाई किया है इंसॉल्वेंट होने के लिए, लेकिन अभी तक उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, उसका कोई डिसीजन नहीं आया है, तो अगर किसी भी पर्सन ने इंसॉल्वेंट होने के लिए अप्लाई भी किया है ना और उसका कोर्ट का भी जजमेंट नहीं आया, तो उसको भी डिस्क्वालिफाइड किया गया है पार्टनर बनने से। अब देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। भाई कम से कम 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए, कम से कम 2 पार्टनर्स होने ही चाहिए किसी भी एलएलपी में। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 होने चाहिए। Every LLP shall have at least 2 partners. If at any time the number of partner of LLP is reduced below 2 and the LLP carries on business for more than 6 months while the number is so reduced. अब देखो अगर कभी ऐसा हुआ कि एलएलपी में केवल एक ही पार्टनर बचा है, 2 इंडिविजुअल थे, एक की डेथ हो गई, तो 6 महीने का समय मिलता है कि 6 महीने के अंदर आप एक नया पार्टनर अपॉइंट कर लीजिए। और अगर 6 महीने बिजनेस चलता रहा और नया पार्टनर अपॉइंट नहीं किया, तो फिर उस केस में जो इंडिविजुअल पार्टनर बचा हुआ है ना, उसकी पर्सनल लायबिलिटी अराइज हो जाती है। देखो
द पर्सन हु इज द ओनली पार्टनर ऑफ द LLP ड्यूरिंग द टाइम दैट इट सो कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर दो 6 मंथ। तो 6 महीने के बाद जितने भी काम आपने किए, ठीक है, उस काम के लिए वो अकेला लायबल होगा। हैज द नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज कैरिंग ऑन बिजनेस with him alone shall be liable personally for the obligation of the LLP incurred during that period। तो 6 महीने का समय, 6 महीने के अंदर अंदर आपको पार्टनर रख लेना है। लेकिन 6 महीने का समय निकल गया, आपने पार्टनर नहीं रखा, तो 6 महीने के बाद जितने भी काम होंगे LLP में, हर एक काम के लिए वही पार्टनर इंडिविजुअली यानी कि पर्सनली लायबल होगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर ये एक बहुत अच्छी चीज़ है LLP में। मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि देखो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो HUF हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो कंपनी है, कहीं पर भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कहीं पर भी पढ़ाई लिखाई को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। तभी तो बोलते हैं कि अगर कोई आदमी जिंदगी में स्कूल नहीं गया तो क्या वो अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। बिजनेस अलग है, पढ़ाई लिखाई अलग है, लेकिन LLP में इस चीज को कंसिडर किया गया है डेजिग्नेटेड पार्टनर के तौर पे। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब क्या होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर का देखो, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे के सारे कंप्लायंसेस को संभालना। कंप्लायंसेस को वही तो संभाल सकता है ना जिसको कंप्लायंसेस की नॉलेज होगी। जिसको कंप्लायंसेस की नॉलेज होगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस की नॉलेज होगी, वही तो उसको संभाल सकता है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर क्यों रखे जाते हैं? ताकि LLP के जो भी कंप्लायंसेस हैं वो पूरे होते रहे। वो लोग देखते रहें भाई कब रिटर्न्स फाइल करने हैं, कब ऑडिट कराना है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। इन पूरे कामों की जिम्मेदारी डेजिग्नेटेड पार्टनर की होती है। नॉर्मली अगर दो इंडिविजुअल्स, दो नेचुरल पर्सन ने मिलकर के LLP बनाई है तो वही दो नेचुरल पर्सन एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर काम कर सकते हैं, है ना। और अगर वो दूसरों को रखना चाहे तो दूसरों को भी रख सकते हैं। देखो, डेजिग्नेटेड पार्टनर तो कम से कम दो इंडिविजुअल्स होंगे। यहां पर इंडिविजुअल्स होंगे। पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है। पार्टनर्स जो है ना, जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो पार्टनर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि भाई कंप्लायंसेस को फॉलो करना है, दिमाग की जरूरत होगी। आर्टिफिशियल पर्सन के पास में दिमाग थोड़ी ना होता है ना। तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, यहाँ पर इंडिविजुअल्स ही पार्टनर हो सकते हैं। और उसमें से कम एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। रेसिडेंट इंडिया का मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन वो इंडिया में रहा हो। अब देखो, इन केस ऑफ LLP वेयर ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट। अब अगर मान लो कि इंडिविजुअल्स हैं, तब तो चलो वही इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर बन गए। लेकिन अगर बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है, सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट ही पार्टनर है, तो इंडिविजुअल तो हुए नहीं, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन हुए। तो फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा? तो वो बॉडी कॉर्पोरेट अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करेंगी और उसी नॉमिनी को डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा फॉर दैट पर्पस, in which one or more partners are individuals and the body corporate. At least two individuals who are partners of such LLP or nominees of body corporate shall act as a designated partner। अगर एक इंडिविजुअल और एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव यानी कि नॉमिनी और इंडिविजुअल, ये लोग मिलकर के डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम करेंगे। और अगर दो बॉडी कॉर्पोरेट हैं तो उनके दोनों के नॉमिनी मिलकर के डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम करेंगे। फीचर्स, तो फीचर्स बेटा इसके जो है ना, मोस्टली कंपनीज एक्ट में जो आपने पढ़े थे वही हैं, ठीक है। इसको एक बार आप देख लेना, बिल्कुल सेम वही है। कॉमन सील, फॉरेन LLP, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लिमिटेड लाइबिलिटी, ये सारे, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सब कुछ वही है, ठीक है। इसको एक बार देख लेना। हाँ, इसमें एक चीज जरूर है, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मैंने आपको पार्टनरशिप में बताया था कि हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल होता है, हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, LLP में ऐसा नहीं होता। हर एक पार्टनर एजेंट तो होता है, लेकिन एक दूसरे का नहीं होता है, LLP का होता है। जितने भी पार्टनर्स होंगे वो LLP के एजेंट माने जाएंगे, एक दूसरे के नहीं माने जाएंगे। म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट यहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है। यहां पर प्रिंसिपल और एजेंट का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। हर एक पार्टनर एजेंट होगा LLP, ना कि एक दूसरे का, ठीक। अब जब हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल और एजेंट नहीं है, तो जैसे पार्टनरशिप में हम लोगों ने पढ़ा था ना, इम्प्लाइड अथॉरिटी,
लाइबिलिटीज, है ना, मिस अप्रोप्रिएशन, बहुत सारे सेक्शंस पढ़े थे कि अगर एक पार्टनर अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके कुछ भी करता है तो वो एजेंट के तौर पे काम करे तो उसके किए गए काम के लिए पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। यही तो हम लोग ने पढ़ा था, लेकिन ये रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर किसी भी पार्टनर ने गलत काम किया है तो वो खुद लायबल होगा, बाकी के पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो यहां पर म्यूचुअल एजेंसी का रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। ठीक, अब एलएलपी को अगर फॉर्म करते हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं? बिल्कुल, ये बेसिकली एग्रीमेंट के बेसिस पर ऑपरेट करती है, जैसे पार्टनरशिप डीड करती है। फ्लेक्सिबिलिटी है ना, इसमें जो लीगल प्रोसीजर है वो बहुत कम है, लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसकी बहुत कम है। ईजी टू फॉर्म है, आसानी से ओपन कर सकते हो, और जितने भी पार्टनर्स हैं वो लिमिटेड लाइबिलिटी को एंजॉय करते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर के। दूसरा, इजी टू डिसॉल्व है, आसानी से आप बंद कर सकते हो। जैसे कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट करी, कंपनी को बंद करना मुश्किल है, कंपनी को बंद करना मुश्किल है, बगैर एनसीएलटी में जाए आप कंपनी को ऐसे ही बंद नहीं कर सकते, लेकिन एलएलपी को वाइंड अप करना आसान है कंपेयर टू कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, अब देखते हैं कंपनी का एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देखते हैं। तो देखो, 2 or more persons associated for carrying on a lawful business with a view to profit shall subscribe their names to an incorporation document। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, वो लोग इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब करते हैं, कैपिटल वगैरह उसमें मेंशन करते हैं, है ना, और साथ में लॉफुल बिजनेस के लिए ही उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है विद अ व्यू टू प्रॉफिट। जैसे पार्टनरशिप में हम लोगों ने पढ़ा था ना, पार्टनरशिप में जो इंटेंशन है वो प्रॉफिट कमाने की होनी चाहिए, यानी कि एनपीओ, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज, ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप में नहीं होती हैं। उसी तरीके से ये सारी एक्टिविटीज़ भी एलएलपी में नहीं होती। एलएलपी का मोटिव केवल और केवल प्रॉफिट कमाना होगा, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज ये नहीं करेगी। अब जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है उसको फाइल किया जाएगा, जो भी फीस प्रिस्क्राइब है उस फीस को देकर के रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट, जो भी स्टेट का रजिस्ट्रार है, जैसे आरओसी है तो आरओसी को वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, जिस स्टेट में भी आप एलएलपी का ऑफिस खोल रहे हो वहां की। अब कौन कौन से स्टेटमेंट फाइल करने पड़ेंगे? सबसे पहले देयर शैल बी फाइल्ड अलॉन्ग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अ स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। सबसे पहले जो भी एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट जो एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करा रहा है, जैसे अगर किसी इंडिविजुअल को एलएलपी फॉर्म करनी है तो अकेले कैसे करेगा, उसको नॉलेज ही नहीं है, किसी ना किसी प्रोफेशनल के पास में जाएगा। तो जो प्रोफेशनल एलएलपी को फॉर्म कर रहा है उसको भी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, उसकी भी लायबिलिटी क्रिएट करी गई है, ताकि आप कोई फ्रॉड एक्टिविटी या कोई भी गलत काम करने के लिए एलएलपी को फॉर्म ना करें, क्योंकि अगर आपने किया तो आप भी यहां पर फंसेंगे। तो यहां पर प्रोफेशनल्स की भी लायबिलिटी क्रिएट करी गई है कि भाई हर एक डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, हर एक इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई भी फॉर्जरी नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई तो वो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस वजह से, है ना। जो भी सब्सक्राइबर हैं उनमें से कोई भी एक अपना स्टेटमेंट देगा। ठीक है, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट, अब स्टेटमेंट क्या होगा, जितनी भी रिक्वायरमेंट है इस एक्ट की उन सबको पूरा कर लिया गया है, सारे कंप्लायंसेस को पूरा कर लिया गया है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है सब कुछ सही है, ये स्टेटमेंट देना पड़ता है। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इन अ फॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, स्टेट द नेम ऑफ द एलएलपी, एलएलपी का नाम लिखा होगा, स्टेट द प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ द एलएलपी, एलएलपी का बिजनेस क्या होगा, रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए ऑफिस का, है ना, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पर्सन हु आर द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी ऑन इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के समय में कौन कौन से पार्टनर्स हैं उनका नाम, पता, ये सारी डिटेल्स होंगी। जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम और पता। ठीक है, और कंटेन सच अदर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रपोज्ड एलएलपी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और जो भी कोई जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आपको देनी पड़ेगी। If a person makes a statement as discussed above, which he knows to be false or does not believe it to be true, shall be punishable। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई प्रोफेशनल्स की भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो जिन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया
तो वो इस चीज को डिक्लेयर करते हैं कि भाई सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया गया है, सारे के सारे कंप्लायंसेस को फॉलो किया गया है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर, और अगर नहीं निकली तो बेटा 2 साल तक की जेल हो सकती है, 2 साल तक की जेल हो सकती है, फाइन लग सकता है 10,000 से 5 लाख रुपए तक का, या दोनों भी लग सकते हैं, या बोथ भी हो सकता है ना। अब इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रार को सारे के सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, रजिस्ट्रार जब सेटिस्फाइड हो जाता है कि भाई सब कुछ सही है, तो फिर रजिस्ट्रार वहां पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी इशू करता है। द रजिस्ट्रार शैल रिटेन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिनों के अंदर, 14 दिनों के अंदर वो वेरीफाई करेगा और 14 दिनों के अंदर एलएलपी को वो रजिस्टर्ड कर देगा और सर्टिफिकेट इशू कर देगा बाय द नेम ऑफ एलएलपी ना। The certificate issued shall be signed by the registrar and authenticated by his official seal. The certificate shall be conclusive evidence. एक बार सर्टिफिकेट इशू हो गया तो फिर एलएलपी की एग्जिस्टेंस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता। एलएलपी का जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा वो कॉन्क्लूसिव एविडेंस होगा, यानी कि फाइनल एविडेंस होगा। उसके बाद जैसे ही सर्टिफिकेट इशू होगा, एलएलपी के सारे फीचर्स एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल पर्सन, राइट टू सू एंड बी सूड, ये सारे के सारे प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। देखो, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयरइन, ऐसा नहीं है कि अगर एक बार आपने ऑफिस खोल लिया तो उसके बाद आप चेंज कर नहीं सकते। आप बिल्कुल उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन इन्फॉर्म करना आरओसी को जरूरी है ना। रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिसेस में बी एड्रेस्ड एंड शैल बी रिसीव्ड। मैनर ऑफ सेंडिंग, कैसे भेजा जाएगा? बाय पोस्ट अंडर अ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और एनी अदर मैनर। जो भी कम्युनिकेशन होंगे, जो भी नोटिस होंगे, वो सब रजिस्टर्ड ऑफिस में होंगे। ठीक है, किस तरीके से पोस्ट किए जाएंगे? रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजे जाएंगे। चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, change the place of its registered office and file the notice of such change with the registrar in such form and manner, subject to such condition as may be prescribed. Any such change shall take effect only such upon such filing. अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर रहे हैं तो आपको आरओसी को इसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और चेंज तभी से इफेक्टिव माना जाएगा जब आपने आरओसी को इन्फॉर्म कर दिया है। डिफॉल्ट, अगर इसमें किसी भी एलएलपी ने डिफॉल्ट किया तो एलएलपी अलग लायबल होगी, पार्टनर्स अलग लायबल होंगे। एलएलपी को अलग फाइन देना पड़ेगा, पार्टनर्स को अलग फाइन देना पड़ेगा। एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 500 फॉर ईच डे, है ना, ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, जब तक ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000 रुपीज, मैक्सिमम 50,000 रुपए तक। 500 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी होगी, एलएलपी अलग और पार्टनर्स को अलग। अब इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, यह भी मैंने आपको बताया कि जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा वैसे ही जितने भी फीचर्स हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, चाहे वो डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट एंड थिंग्स एज बॉडी कॉर्पोरेट में लॉफुली डू एंड सफर, जो भी काम बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है उसके बाद में एलएलपी भी वो काम कर सकती है। सूट फाइल करना है, सूट भी कर सकती है। किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है, होल्ड करना है, डेवलप करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, कुछ भी वो चाहे कर सकती है, और उसके बाद में अगर चाहे तो कॉमन सील भी रख सकती है। नेम, अब आते हैं सेक्शन 15 नेम को लेकर के। एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव आइदर द वर्ड्स एटलीस्ट, तो हर एक एलएलपी के नाम के आगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखा होगा या फिर एलएलपी लिखा होगा। जैसे कंपनी में नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है, उसी तरीके से इनको नाम के आगे एलएलपी लिखना जरूरी है। No LLP shall be registered by a name which in the opinion of central government is, अगर LLP का नाम अनडिजायरेबल है, अनडिजायरेबल का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अनडिजायरेबल की डेफिनेशन बताई है, ये आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे सीए इंटर में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से एलएलपी का नाम अनडिजायरेबल है, ठीक है, तो फिर वहां पर आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, आपका नाम रिजर्व ही नहीं होगा, है ना। देखो, undesirable or identical or too nearly resembles to that of any other LLP or a company or registered trademark of any other person under the Trademark Act. आप LLP का नाम ऐसा रखोगे जो किसी रजिस्टर्ड LLP, किसी कंपनी
या किसी ट्रेडमार्क से मिलता जुलता ना, बिल्कुल भी मिलता जुलता ना हो, ना तो सेम हो ना ही मिलता जुलता हो, ना तो बोलने में, ना देखने में, ना सुनने में, किसी भी तरीके से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, एकदम डिफरेंट होना चाहिए। किससे किससे? किसी एलएलपी के नाम से, किसी कंपनी के नाम से, और किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। और यह अनडिजायरेबल है। सेक्शन 16 बताता है रिजर्वेशन ऑफ नेम के बारे में। अब कभी भी आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करोगे ना, तो एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन से पहले आपको एलएलपी का नाम रिजर्व करवाना होगा। कंपनी में भी यही होता है, कंपनी में भी पहले नाम को रिजर्व करवाना होता है। रिजर्व करवाने के बाद में आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो, तो बिल्कुल सेम वैसे ही यहां पर भी होता है। A person may apply in such form and manner accompanied by such fee as may be prescribed to the registrar or the reservation of name set out in the application as name of the proposed LLP or name to which a LLP proposed to change its name। अगर आपकी कोई existing LLP आप नेम चेंज कर रहे हो या नई LLP इनकॉर्पोरेट करो, दोनों ही केसेस में नाम को रिजर्व करवाना जरूरी है। रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड हो गया तो फिर आपको वो नाम अलॉट कर देगा। That the name to be reserved is not one which may be rejected on any ground. Reserve the name for a period of 3 months from the date of intimation by the registrar। रजिस्ट्रार ने अगर आपका नाम अप्रूव कर दिया तो आपके पास 3 महीने का समय बचा है। 3 महीने के लिए नाम रिजर्व होगा। 3 महीने के अंदर अंदर आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करा लीजिए उसी नाम से, कोई दिक्कत नहीं। और 3 महीने का समय अगर निकल गया तो उसके बाद में आपका नाम लैप्स हो जाएगा, आपको दोबारा से फिर से प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, दोबारा से फीस आपको देनी पड़ेगी। अब इसके बाद में बेटा डिफरेंसेस आते हैं, जैसे एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म में, है ना। डिफरेंसेस एक बार आप लोग देख लेना। डिफरेंसेस एलएलपी आपने पढ़ाई है, पार्टनरशिप आपने पढ़ाई है ना। हाँ, तो यहीं पर ही बच्चा पार्टी आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें खैर कंप्लीट तो चैप्टर हो गया, एक छोटा सा सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, उसको एक बार आप लोग मॉड्यूल से देख लेना। मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ ऐसे। सेक्शन 17 उसको मैं चाहता था पीपीटी में डालना, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इस वजह से मैं इसमें डाल नहीं पाया। लेकिन मुझे लगा कि मैं ओरली आपको समझा दूंगा तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन 17 है चेंज ऑफ एलएलपी ऑफ नेम। एलएलपी को अपना नाम भी चेंज करना पड़ सकता है, जैसे अभी हम लोग पढ़ करके भी आए थे कि एलएलपी को अगर अपना नाम चेंज करना है तो वहां पर भी रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा। तो अगर एलएलपी का नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी, किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है, तो वहां पर रजिस्ट्रार उसको ऑर्डर दे सकता है कि आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। तो वहां पर 3 महीने की टाइम लिमिट है कि 3 महीने के अंदर अंदर एलएलपी को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। और अगर एलएलपी अपना नाम चेंज नहीं करती है तो फिर रजिस्ट्रार को जो समझ में आएगा उसका नाम वो रख देगा और उसी के नाम से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी इशू कर देगा। अगर किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का जो प्रोपराइटर है उसके पास 3 साल की टाइम लिमिट है कि 3 साल के अंदर वो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर सकता है और एलएलपी का नाम चेंज करने की रिक्वेस्ट कर सकता है। ये टाइम लिमिट होती है प्रोपराइटर ऑफ ट्रेडमार्क के लिए, ठीक है। और वैसे एलएलपी को 3 महीने के अंदर अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। तो सेक्शन 17 एक बार मॉड्यूल से आपको रिवाइज करना है, तो उसके बाद में एलएलपी आपका कंप्लीट होता है। अब बस केवल एक चैप्टर बचा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और कोशिश करेंगे कि उसके जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं 2 वीडियोस में, 2 क्लासेस में उसको भी कंप्लीट करें ताकि आपका सिलेबस फटाफट से कंप्लीट हो, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ में। तब तक वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।